तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, एक धनराशि द्वारा अजय के 20 दिनों का अथवा अमन के 30 दिनों का पूरा वेतन दिया जा सकता है। इसी धनराशि से दोनों के कितने दिनों का वेतन दिया जा सकता है। प्रश्न को सबसे पहले समझने की कोशिश करें, फिर मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि एक अमाउंट है, मान लो कोई एक अमाउंट है ए, इस अमाउंट से अजय को 20 दिन का पेमेंट दिया जाता है और इसी अमाउंट से अमन को 30 दिन का पेमेंट दिया जा रहा है। अगर सेम अमाउंट से दोनों को एक साथ पेमेंट दिया जाए तो कितने दिन का पेमेंट यहाँ पर बनेगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अजय को कितने दिन पेमेंट मिल रहा है, 20 दिन मिल रहा है ना, और अमन को मिल रहा है 30 दिन। तो आपको क्या करना है कि दोनों का नंबर्स का एलसीएम ले लेना है, और 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब देखो अजय को 20 दिन का पेमेंट दिया जा रहा है 60 में से, यानी कि इसे एक दिन में 3 यूनिट पेमेंट किया जा रहा है, और अमन को 30 दिन दिया जा रहा है 60 में से, यानी कि अमन को एक दिन में 2 यूनिट पेमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ से क्या निकल कर चला आया कि अमन और अजय दोनों को मिलाकर एक दिन में 5 यूनिट पेमेंट कर दिया जाता है। टोटल यूनिट्स हमारे पास क्या हैं, टोटल यूनिट 60 है। तो देखिए 60 यूनिट को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो डेट यहाँ पर निकल कर आएगा यानी कि 12 दिन, यह वही दिन है जितने दिन अजय और अमन दोनों को पेमेंट किया जा सकता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है 4.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर भुजा के 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा क्या होगी। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो जो नया घन बन रहा है उसका भुजा 1 सेंटीमीटर है। घन का मतलब है दोस्तों क्यूब, यानी कि जो नया क्यूब फॉर्म होगा उसका भुजा जो है वो 1 सेंटीमीटर होगा। तो अब देखो तीनों को पिघला दिया जा रहा है ना, यानी कि इसका जो वॉल्यूम का क्यूब होगा इन तीनों का, वही नए वाले घन के वॉल्यूम का भी क्यूब होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये तीनों साइड्स के क्यूब का सम, यानी कि 4.5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और लास्ट में 7.5 का क्यूब। तो अब दोस्तों अगर 4.5 का क्यूब आप निकालोगे तो यह समथिंग आएगा 91.12 के करीब। इसके बाद 6 का क्यूब जब आप करोगे तो आप सभी को मालूम है 6 का क्यूब 216 होता है, और 7.5 का जब आप क्यूब निकालोगे तो यह हो जाएगा 421.87। यहाँ पर हमने तीनों साइड्स का क्यूब निकाल लिया। अब तीनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने पर इन सभी का वैल्यू आएगा 729। आप इसे ऐड करके देख लेना। दैट मीन्स कि एक्स क्यूब का वैल्यू हमने यहाँ पर 729 निकाल लिया है। हमें फाइंड क्या करना है, नया जो क्यूब बना है उसका साइड, और साइड 1 सेंटीमीटर था ना, यानी कि हम यहाँ पर से क्यूब को हटाएंगे एक्स पर से, तो यह जो 729 है यह अंडर रूट में चला जाएगा क्यूब में। तो अब बताओ 729 कौन से डिजिट का क्यूब है। अगर आप 9 का क्यूब निकालते हो तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू 729 आता है, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से 9 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अंडर रूट 4 टू द पावर n का वैल्यू 1024 है, तो n का मान क्या होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस जो रूट का साइन है ना इसे हटाएंगे। तो आप सभी को मालूम है कि जब भी किसी नंबर्स का हम रूट का साइन हटाते हैं तो क्या होता है, इसका पावर में 1/2 चला जाता है। दैट मीन्स कि 4 का पावर क्या हो जाएगा, 4 का पावर यहाँ पर n/2 हो जाएगा, और 4 के पावर n/2 का वैल्यू 1024 दे दिया गया है। तो अब आप सोचो कि 4 का ऐसा कौन सा हम पावर यहाँ पर रखेंगे जिससे कि वैल्यू 1024 आता है। तो अगर आप 4 का पावर 5 रखोगे, यानी कि 4 को 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा निकल कर वो आएगा 1024। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ना कि n/2 की जगह पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो n की जगह क्या होगा, n की जगह 5 इंटू 10 दैट मीन्स 10 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर
इसे सिंप्लीफाई करके आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बताओ 2 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह तो 8 हो जाएगा, और 2 और 4 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 64 होगा। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर टोटल एलसीएम 64 होगा। अब देखो पहले वाली संख्या की जगह पर क्या होगा, 1 से 64 को डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 64। फिर इसके बाद 2 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 32 बार में, और 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 32 होगा। फिर इसके बाद 8 को 64 से डिवाइड करेंगे तो 8, और 8 में 1 से गुना करने पर यहाँ पर 8 होगा। इसी तरह से लास्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब जोड़ोगे 64, 32, 8 और 1, इन सभी को जोड़ने पर इसका वैल्यू आएगा 105, और नीचे हो जाएगा आपका 64, 105/64। लेकिन यहाँ पर आंसर में देखिए फ्रैक्शन में दिया गया है ना, तो इसे आप यहाँ पर डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद यह वैल्यू आएगा 141/64, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 1 रुपये में 23 टॉफ़ी बेचने से 15% की हानि होती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेची जाना चाहिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले देखो अमाउंट दोनों जगह सेम है ना, तो हमें क्या करेंगे कि टोटल जो टॉफ़ी की संख्या है पहले बेची जा रही है, इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है, 100 में से जहाँ पर हानि हो रही है इसे माइनस कर देना है, और जहाँ पर लाभ हो रहा है यानी कि 15% हमें लाभ कमाना है तो 15 हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। तो अब यह क्या हो जाएगा, इसे देखो यहाँ पर 100 - 15 यह हो जाएगा 85, और नीचे होगा 100 + 15 115। दैट मीन्स 23 × 85, और डिवाइड कर देंगे इसे 115 से। तो 23 से 115 कटेगा 5 बार में, और 5 से 85 कटेगा 17 बार में। दैट मीन्स कि हमें 1 रुपये में टोटल 17 टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए, जिससे कि हमें 15% का लाभ होगा। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। एक लड़का जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो स्कूल पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है। अगली बार वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देता है, फिर भी वह 5 मिनट देर से पहुंचता है, तो स्कूल से उसके घर की दूरी क्या है। तो देखो क्या करना है। मान लो कि स्कूल से उसके घर की दूरी यहाँ पर x किलोमीटर है, तो हम क्या यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले देखो मान लो उसने जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो कितने देर में पहुँचेगा। टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर और चल रहा है 20 की रफ्तार से, और दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है कि 5 किलोमीटर अपना स्पीड बढ़ा देता है। दैट मीन्स कि अब x किलोमीटर चलने के लिए वो कितना स्पीड से चल रहा है, 25 किलोमीटर की रफ्तार से, और दोनों में जो जितना समय लगा ना उन समय का डिफरेंस क्या यहाँ पर है। यहाँ पर कंडीशन यही दिया गया ना कि दोनों का जो समय लगा जाने में और आने में बढ़ाने के बाद, पहले वह 20 मिनट की देरी से पहुँचता था, अब 5 मिनट की देरी से पहुँच रहा है, यानी कि समय का डिफरेंस यहाँ पर 15 मिनट का है। तो हम x का वैल्यू यहाँ से अब निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, स्पीड दिया गया है किलोमीटर पर आवर में और टाइम है मिनट में ना, यानी कि इसे भी हम क्या करेंगे आवर में चेंज कर लेंगे, और आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा। अब देखो 20 और 25 का एलसीएम 100 होगा। दैट मीन्स 5x - 4x = 15/60। दैट मीन्स x का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, 15 × 100 / 60। तो 15 से 60 कटेगा 4 बार में, और 4 से 100 कटेगा 25 बार में, यानी कि दोस्तों उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 25 किलोमीटर की है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, रेट दिया हुआ है 5% का, और देखिए टाइम जो है वो 2 वर्ष का है। तो आपको बताना है कि इसका जो CI और SI है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 रुपये आ रहा है। तो बताइए कि प्रिंसिपल टोटल कितना है। तो देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए जिसमें आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दे दिया गया रहा हो, तो आपको एक फार्मूला यूज करना है। इन दोनों का जब भी डिफरेंस दिया हुआ रहता है ना, तो फार्मूला है PR² / 100 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या दिया गया है, 2 रुपये हमें दे दिया गया है।
तो यहाँ से हम p कैसे फाइंड करेंगे? p फाइंड करने के लिए 100 इंटू 100 इंटू 2 होगा और नीचे में आ जाएगा r स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर रेट का वैल्यू हम रखते हैं 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई रेट कितने का है? रेट है 5% का ना, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 5। तो अब देखो इसे जब आप यहाँ पर काटोगे तो 5 गुना 5 25 हो गया और 25 से 100 कटेगा 4 बार में, दैट मीन्स 100 गुना 4 गुना 2 टोटल हो जाएगा 800 रुपये। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 252, 258 और 390 में भाग देने पर समान शेष बचता है? तो देखो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है ना, तो तीनों नंबर्स का HCF निकाल लो और जो HCF आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 252, 298 एंड 390 इन तीनों नंबर्स का HCF जब आप निकालोगे तो वैल्यू आएगा 46, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और अगर आपको यह ट्रिक नहीं मालूम है या फिर यह कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि ऑप्शन को उठाओ और नंबर्स को डिवाइड करके देखो कि कौन से नंबर से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है लास्ट में शेष बच रहा है वो हर बार में इक्वल ही आ रहा है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। तीन संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में है, अगर इनके वर्गों का योग 3078 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? देखिए यहाँ पर तीन नंबर्स दिए गए हैं रेशियो में, इनका स्क्वायर का सम है 3078, तो बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन होगी। मान लो पहली संख्या है 2x, दूसरी संख्या है 3x और तीसरी संख्या है 5x। तो अब क्या कहा गया है कि इनका जो स्क्वायर होगा, यहाँ पर जो स्क्वायर होगा और स्क्वायर का सम का योग्य है 3078, दैट मीन्स कि 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर और 25x स्क्वायर, इसका वैल्यू है 3078। तो यहाँ पर 4, 9 और 25 तीनों को ऐड करोगे तो यह होगा 38x स्क्वायर और 38x स्क्वायर का वैल्यू है 3078, दैट मीन्स यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 3078 डिवाइडेड बाई 38। इसे आप डिवाइड करोगे तो यह होगा 81 बार में। अब अगर x स्क्वायर का वैल्यू 81 है तो x का वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या वही होगी जिसका रेशियो सबसे छोटा है, यानी कि 2x को हम करेंगे 2 इंटू 9 तो हमारा सबसे छोटा संख्या निकल कर चला आएगा 18। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है। इसमें देखो दोस्तों, आपको निकालने का दो तरीका है। सबसे पहले तो कि आप इसका मिनिमम वैल्यू निकालें, यानी कि पॉइंट में वैल्यू निकालना होगा। तब ऐसे अगर आप करोगे तो 7/9 का वैल्यू क्या होगा? 0.77, 9/11 का वैल्यू होगा 0.81, 5/7 का वैल्यू होगा 0.71 और 11/13 का वैल्यू होगा 0.84। तो इस तरह से तो आप पता लगा सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या 11/13 है। एक और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो देखिए, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंस आपको चेक करना है। अगर यह डिफरेंस सभी में समान है तब आप डायरेक्ट यहाँ पर पता लगा सकते हो। जैसे देखो 7 और 9 है ना, यानी कि डिफरेंस 2 का है, 9 और 11 है तो डिफरेंस 2 का है, 5 और 7 में भी 2 का डिफरेंस है और 11 और 13 में भी 2 का डिफरेंस है। तो आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो हमेशा से सेम आ रहा है इसका डिफरेंस का। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो ऊपर वाली संख्या सबसे बड़ी है वही आपकी सबसे बड़ी संख्या होती है। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी आप यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हो। और अगर आपसे छोटी संख्या पूछी जाती तो आप देखो कि ऊपर में न्यूमरेटर में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो है 5/7। तो वैसे में आपका डी ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिनों का पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिनों के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन चली, तो कितने नए लोग आए हैं? देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक किला में 1500 आदमी के लिए भोजन है जो कि 50 दिनों तक चलता है, लेकिन 15 दिन चलने के बाद कुछ लोग और आ जाते हैं जिसके कारण से अब 25 दिन ही और चल पाता है। तो बताइए कि नए लोग कितने आए हैं? देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन का खाना है किला में।
दैट मीन्स कि टोटल 1500 व्यक्ति के लिए 50 दिन का खाना बचा हुआ है। अब आगे प्रश्न में क्या हो रहा है कि 15 दिन तक तो टोटल 1500 व्यक्तियों ने खाना खाया। पहला जो 1500 व्यक्ति थे वो 15 दिनों तक खाना खाए। इसके बाद क्या हो रहा है, 1500 में से कुछ व्यक्ति और जुड़ जा रहे हैं, यानी कि 1500 प्लस x हो गए। तो अब जो खाना है वो 25 दिन ही चलता है। आपका एक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ से आपको इस x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 1500 में 50 से गुना करिए। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 15 में 5 से गुना करोगे तो 75 होगा, और इसके बाद जितने शून्य बचे हुए हैं वो यहाँ पर लगा दीजिए। 2 शून्य इसका और 1 शून्य इसका, यानी कि यहाँ पर 3 शून्य हो जाएगा 75,000 इक्वल टू 1500 में से सबसे पहले 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा 22,500 प्लस 25 में से 1500 को मल्टीप्लाई करो तो यह होगा 37,500 और प्लस 25 में x से मल्टीप्लाई करोगे तो 25x, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 75,000 इक्वल टू 22,500 को 37,500 को ऐड करोगे तो यह हो जाएगा टोटल 60,000। अब इसके बाद क्या होगा 25x। तो देखिए 60,000 में से 75,000, इन दोनों को आप जब यहाँ पर माइनस करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 15,000, और 15,000 का वैल्यू अगर 25x है, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या होगा 15,000 बाई 25, और 15,000 को 25 से जब डिवाइड करोगे तो यह कटेगा 600 ओवर में। दैट मीन्स कि बाद में यहाँ पर टोटल 600 लोग और आ गए थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए 33 क्या है। यदि प्लस को माइनस कहें, माइनस को गुना कहें, गुना को डिवाइड एवं डिवाइड को प्लस कहें तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या है। देखिए सबसे पहले 52, और 52 के बाद माइनस 175 है ना, लेकिन माइनस को गुना कहा जा रहा है तो हम यहाँ पर 175 गुना में कर देंगे। फिर है इंटू 25, लेकिन मल्टीप्लाई को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मल्टीप्लाई को बोला जा रहा है डिवाइड, दैट मीन्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई 25, और फिर है डिवाइड 50, लेकिन डिवाइड को प्लस बोला जा रहा है तो प्लस 50, और लास्ट में प्लस 20 है, लेकिन प्लस को माइनस कर देना है। तो अब देखिए 52 इंटू 25 से 75 कटेगा 7 बार में, और प्लस 50 माइनस 20। 52 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो यह क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 50 जोड़ोगे तो आएगा 364 प्लस 30। देखिए 52 में 7 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 364, और 50 और 20 यहाँ पर क्या है, एक प्लस में एक माइनस में है ना, यानी कि घट करके प्लस 30 हो जाएगा। तो 364 प्लस 30 टोटल हो जाएगा 394, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। सही गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके प्रश्न का उत्तर दें। 12, 6 और 3 मिलाकर 30 कैसे आया। 5, 9 और 6 जैसे मिलाकर 59 आया, उसी प्रकार से 8, 4 और 8 इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा। तो देखो कैसे आ रहा है। अगर आप इस नंबर को देखोगे तो 12, 6 और 3 है ना, 6 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यह 18 आ जाएगा, और 18 में अगर आप 12 ऐड कर दोगे तो इसका वैल्यू 30 आएगा। उसी प्रकार से सेकंड वाला नंबर देखो 5, 9 और 6 है, 5, 9 और 6, तो अगर आप 6 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो यह 54 है, और 54 में 5 ऐड करने पर यह आ जाएगा 59। यानी कि दोस्तों 848 का आंसर कैसे होगा, 848 का जब आप आंसर निकालोगे तो 8 में 4 से मल्टीप्लाई करो दैट इज 32, और 32 में आप 8 को ऐड करोगे तो यह हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए कैसे यहाँ पर सीरीज आगे बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आप 5 में क्या करोगे 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका वैल्यू आएगा 45, और वापस से 45 को 3 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा। अब फिर क्या करना है, 15 में फिर से आपको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है तो यह 135 आएगा, और 135 में आप 3 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा। दैट मीन्स कि नेक्स्ट वाला जो टर्म आएगा ना, इसमें हमें 45 में 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यह मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 405, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सोहन अपने घर से निकलकर 50 मीटर उत्तर दिशा में चलता है।
जहाँ से दाएं मुड़कर 65 मीटर चलता है वहाँ से फिर दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है और जहाँ से अंत में दाहिनी ओर मुड़कर 15 मीटर जाकर रुक जाता है, तो प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी क्या है। तो देखो, मान लो सोहन ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन में 50 मीटर गया। यहाँ जाने के बाद वो दाहिने ओर मुड़ता है और 65 मीटर चलता है। 65 मीटर चलने के बाद वो फिर से दाहिने ओर मुड़ा और 50 मीटर चल के यहाँ पहुँच गया और वापस से दाहिने ओर मुड़कर 15 मीटर और चलता है। तो बताइए कि उसके प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी क्या है, यानी कि डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो देखो, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 65 मीटर का है, जिसमें से 15 मीटर इधर उसने चल लिया, तो बचा हुआ दूरी क्या हो जाएगा, 65 में से 15 को घटा देंगे और यह होगा 50 मीटर। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें से आपको असंगत चुनना है चारों फिगर में से। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप अगर फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ वाले फिगर को, तो इन तीनों फिगर्स में आपको दो पैरेलल लाइंस नज़र आ रहे होंगे। कहाँ पर है वो देखिए, पहला पैरेलल लाइंस ये वाला है, ये दोनों लाइन आप देख रहे हो कि पैरेलली आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार से सेकंड वाले फिगर में ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और थर्ड वाले में इस तरह का पैरेलल लाइन है। लेकिन सी फिगर में कहीं पर भी आपको पैरेलल लाइंस नहीं दिख रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। संबंधित विकल्प की सहायता से क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताइए कि कौन सा फिगर आएगा। तो देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले जो एरो इस तरह का बना हुआ है ना, यह एरो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर ऊपर की ओर था जो कि नीचे चला गया है और फिर यहाँ पर नीचे आ गया है। लेकिन एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले अगर इसका फिगर ऊपर की ओर था ना, तो नेक्स्ट वाले फिगर में है देखो, यहाँ पर जो एरो है ना ऊपर की ओर डायरेक्शन की ओर था, नेक्स्ट वाले फिगर में नीचे की ओर आ गया एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, और जो एरो का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ऊपर की ओर है। अब अगले वाले फिगर में क्या हो रहा है, ये जो पोर्शन नीचे की ओर चला रहा है। तो आप देख रहे हो कि जो एक बार एरो है जो वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, फिर इसका जो अपर वाला पार्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहा है। तो अब जो अगला फिगर आएगा इसमें एरो कुछ इस प्रकार का बनेगा, इस तरह से जब यह एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो। और इसके बाद यह जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है यह भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते चला जा रहा है। तो अभी आप देख रहे हो कि एक साइड शैडो पोर्शन इधर है और एक इधर है, तो अगला जो फिगर आएगा ना उसमें पहला शैडो पोर्शन इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा इसके अपोजिट जस्ट इधर होगा। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। श्रृंखला का अगला चित्र विकल्प में से चुनिए। यहाँ पर भी आपको बताना है कि नेक्स्ट वाले बॉक्स में कौन सा फिगर आएगा। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले इस तरह का जो फिगर बना हुआ है इसको ध्यान से देखिए। यह क्या हो रहा है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। सबसे पहले ऊपर की ओर खुला हुआ था जो कि लेफ्ट साइड में चला गया है, फिर यहाँ पर डाउन में आया और यह राइट में आ गया है, यानी कि अब जो अगला फिगर बनेगा ना उसमें भी क्या होगा, ऊपर की ओर ही खुला हुआ रहेगा इस प्रकार से। और इसके साथ जो आने वाला एरो है वो कैसे होगा वो समझिए। तो एरो क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो कि नीचे की ओर डायरेक्शन में है, इसके बाद 90 डिग्री यह मूव कर जा रहा है ऊपर की ओर, फिर क्या हो रहा है -45 डिग्री वापस अपने पोजीशन में आ रहा है और फिर से +90 डिग्री मूव कर रहा है, यानी कि अब जो इसका अगला पोजीशन होगा ना वो अभी यहाँ पर इस तरह से था तो -45 डिग्री होगा, तो क्या होगा इस तरह का बन जाएगा। और मैंने बॉक्स वाला फिगर आपको बता ही दिया था कैसा बनेगा, तो ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन ए में। सो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा फिगर आएगा। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले जो ऊपर की ओर एरो आपको दिख रहा होगा पहले वाले फिगर में इस तरह का शेडेड किया हुआ, यह नेक्स्ट वाले में जाकर कुछ इस प्रकार का बन जा रहा है। तो अब जो नेक्स्ट वाला फिगर इसके बनेगा ना, यानी कि तीसरा जो बॉक्स आएगा इसमें इस तरह का फिगर बनेगा और वापस से जो एरो है यहीं पर अपने पोजीशन पर चला आएगा। हो क्या रहा है कि सबसे पहले ये जो एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस साइडेड पोर्शन वाला एरो इस साइडेड सर्कल जैसा एक फिगर बना हुआ इन दोनों से आपस में बदलते रहता है। तो फर्स्ट और सेकंड वाले फिगर में तो ऐसा होगा। अब जो थर्ड वाला फिगर आएगा
इसमें सबसे पहले तो शेडेड पोर्शन वाला एरो यहाँ पर बनेगा और इस तरह का जो सर्कल वाला है वो यहाँ पर बन जाएगा। वापस से जब फोर्थ वाला फिगर बनेगा तो इसमें एक नया फिगर जुड़ेगा और ये शेडेड वाला पोर्शन इसकी जगह पर यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इसमें आपको बताना है कि समीकरण में x का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें sin 60, cos 30, cos 60 और sin 30 इन सभी का वैल्यूज रखना है। दैट मीन्स कि sin 2x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2 और माइनस में cos 60 का वैल्यू 1/2 इंटू sin 30 का वैल्यू 1/2 है। तो यह क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3 और डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4। sin 2x का वैल्यू 3/4 माइनस 1/4 है, इसे आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1/2। दैट मीन्स कि sin 2x का वैल्यू है 1/2 और साइन में 1/2 वैल्यू किसका होता है, यह होता है 30 डिग्री का। दैट मीन्स 2x का वैल्यू 30 डिग्री है तो x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 15 डिग्री। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, एक पासे को उछाला जाता है, ऊपर 3 या बड़ा आने की प्रायिकता क्या है। एक पासे को उछालेंगे तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल यहाँ पर नंबर 6 हो जाएगा और हमसे पूछा क्या गया कि 3 या फिर उससे बड़ा, तो 3 और इससे बड़ा कौन कौन सा है 4 5 6, यानी कि टोटल 4 आउटकम्स आने की संभावना यहाँ पर बनती है। इसे आप काटोगे तो 2 से 2 बार में कटेगा और 2 से 3 बार में, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3 का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, वंदे मातरम के निर्माण के कितने वर्ष 2006 में पूरे हुए हैं। तो देखिए इसका निर्माण का टोटल 125 वर्ष पूरे हो गए हैं 2006 में। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 44 क्वेश्चन है, स्लोवाक गणराज्य किस देश से अलग होकर बना था। तो यह बना था अलग होकर चेकोस्लोवाकिया से। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, चिली की मुद्रा क्या है। चिली की मुद्रा है दोस्तों पेसो। 46 क्वेश्चन है, तेलुगु किस राज्य की राजकीय भाषा है। यह राजकीय भाषा है आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है। इसकी राजधानी है सिलवासा। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। 49 क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में। और लास्ट क्वेश्चन है, रैम का संबंध किससे है। तो यह संबंधित है कंप्यूटर से। सो गाइज आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अभी तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो कर लें।